हेलो क्लास। बेसिकली अब तक हमने एंटीडायरियल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन और मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को डिटेल में समझा और पढ़ा। फ़िलहाल इस क्लास में या इस लेक्चर में हम इन ड्रग्स की फार्माकोकाइनेटिक्स को समझेंगे। बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है। इसमें हम देखते हैं कि ड्रग बॉडी में एंटर करने के बाद कैसे अब्जॉर्ब होती है, ब्लड के थ्रू कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है, लीवर में कैसे मेटाबोलाइज होती है और बॉडी से कैसे एक्सक्रीट होती है। इस प्रोसेस को याद रखने का इजी फॉर्मूला आप कई बार पढ़ चुके हो, ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, सभी एंटीडायरियल ड्रग्स का जो भी फार्माकोकाइनेटिक्स है ये एक जैसा नहीं होता है। कुछ ड्रग्स इंटेस्टाइन के अंदर ही काम करती हैं और ब्लड में बहुत कम एब्जॉर्ब होती हैं, जबकि कुछ ड्रग्स सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब होकर अपना इफ़ेक्ट दिखाती हैं। इसी वजह से हर ड्रग्स का फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल बेसिकली अलग अलग होता है। सो बेसिकली आपको एक टेबल दिख रही होगी आपकी स्क्रीन पे, जिसमें क्लासिफिकेशन भी है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, और इनके कुछ की पॉइंट्स भी हैं। तो फर्स्टली हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में कि हाउ एंटीडायरियल ड्रग्स आर एब्जॉर्ब। एब्जॉर्प्शन का मतलब है ड्रग का गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से ब्लड सर्कुलेशन में एंटर होना। देखो, डिफरेंट क्लासेस की ड्रग्स अलग अलग तरीके से एब्जॉर्ब होती हैं। फर्स्टली हम बात करें अगर एंटी मोर्टेलिटी ड्रग, जिसमें आप लोपेरामाइड और डाइफेनॉक्सिलेट देख रहे हैं, तो ये ड्रग्स ओरली दी जाती हैं और इंटेस्टाइन से बेसिकली एब्जॉर्ब होती हैं। बेसिकली लोपेरामाइड ओरल एक्शन इसका बहुत अच्छा होता है, लेकिन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और जो पी ग्लाइकोप्रोटीन का इफ़ेक्ट है या पी ग्लाइकोप्रोटीन ई फ्लक्स की वजह से बहुत कम अमाउंट ब्रेन तक पहुंचता है, इसीलिए नॉर्मल थेराप्यूटिक डोज पर CNS इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा माना जाता है इस ड्रग को। इसके अलावा डाइफेनॉक्सिलेट ओरल एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है, बॉडी में मेटाबोलाइज होकर एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है, थोड़ा सिस्टमिक और CNS एक्सपोज़र हो सकता है, इसीलिए इसे एट्रोपिन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। मिसयूज़ को डिस्करेज करने के लिए बेसिकली ऐसा किया जाता है। एंड इसके अलावा जो एड्जॉर्बेंट्स हैं ये इजीली एब्जॉर्ब नहीं होंगे, क्योंकि इनका सारा काम इंटेस्टाइन में होता है। एंटी माइक्रोबियल्स आपको पता ही है, एब्जॉर्ब होके माइक्रोब्स को किल करके। ठीक है, वेल तो एंटी माइक्रोबियल्स बेसिकली ये जो ड्रग्स का टाइप पे डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन। जैसे कि आप देखोगे इसमें सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन या फिर नॉरफ्लॉक्सासिन, ये GI ट्रैक्ट से अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। इसके अलावा जो आप दूसरी अदर्स में देख रहे हो, रिफैक्सिमिन, ये यूनिक ड्रग है, इसका एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, ये इंटेस्टाइन के अंदर ही बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है। मेट्रोनिडाज़ोल भी रैपिडली और ऑलमोस्ट कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचकर प्रोटोजोआ और एरोबिक बैक्टीरियाज पर इफ़ेक्ट करती है। तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के बैक्टीरिया को मारने के लिए हमें कब मेट्रोडाज़ोल देना है, कब ओफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन देनी है। फिर हमारी आती हैं प्रोबायोटिक्स, इसमें भी हमारी लैक्टोबैसिलस, बिफिडोबैक्टीरियम, सैक्रोमाइसिस बोलार्डी, बेसिकली ये ड्रग्स ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होती हैं। ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स के रूप में इंटेस्टाइन में ही कॉलोनाइज करती हैं और वहीं अपना बेसिकली इफ़ेक्ट दिखाती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन की। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एब्जॉर्ब होने के बाद ड्रग का बॉडी टिश्यूज़ में पहुंचना। ठीक है। अब इसमें आती हैं एंटी मोर्टेलिटी ड्रग्स। लोपेरामाइड का CNS डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली बहुत कम होता है, क्योंकि पी ग्लाइकोप्रोटीन
इसे ब्लड ब्रेन बैरियर से बाहर पंप कर देता है। कोडीन और डाइफेनॉक्सिलेट सिस्टमिक टिश्यूज़ और सीएनएस में डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा जो हमारी कुछ एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स भी आती हैं, जैसे कि रेसिकेट्रोटिल। रेसिकेट्रोटिल को एक्टिवेट या एक्टिव मेटाबोलाइट प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होकर पेरिफेरल टिश्यूज़ तक पहुंचता है। बिस्मथ का सिस्टमिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमल होता है। और इसके अलावा एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स अच्छे टिश्यूज़ डिस्ट्रीब्यूशन इनका होता है, टिश्यूज़ में अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन इनका, और इन्फेक्शन साइट तक भी ये पहुंचते हैं इजीली। ठीक है, तो अभी हम फ़िलहाल अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में ये जो हमारा मेटाबॉलिज़्म है बेसिकली, इसकी बात करें। मेटाबॉलिज़्म का मेजर ऑर्गन हमारा लीवर होता है, मतलब कि ये हमारी ड्रग को बायो ट्रांसफॉर्म करेगा, उसको लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक भी बनाएगा, उसको बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट होने लायक भी बनाएगा। तो फर्स्टली इसमें आती है एंटी मोर्टेलिटी ड्रग्स, जैसे कि आप लोपेरामाइड देख रहे हो। एक्सटेंसिव हेपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसमें आता है, जो हमारे लीवर में कुछ एंजाइम्स या फैमिली एंड ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होता है। आपने साइटोक्रोम P450 सुना है, तो उसी के सब एंजाइम्स आते हैं, CYP3A4, CYP2C8। ये दो एंजाइम्स हैं जो मेटाबॉलिज्म में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं, किसके? लोपेरामाइड के। इसके अलावा जो डाइफेनॉक्सिलेट है, ये लीवर में मेटाबोलाइज होकर एक्टिव मेटाबोलाइट डाइफेनॉक्सिन बनाता है बेसिकली। ऐसे ही जो एंटी मोर्टेलिटी में कोडीन है, ये भी लीवर में CYP2D6 के थ्रू मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाता है, और जो इसको एक्टिव मेटाबोलाइट के तौर पे बनाता है। एंटी सेक्रेटरी में आप देख रहे हो रेसिकेट्रोटिल और बिस्मथ कंपाउंड्स। देखो, रेसिकेट्रोटिल ये रैपिडली हाइड्रोलाइज होकर थायोरफेन में कन्वर्ट होती है। बिस्मथ सबसेलिसलेट जो है, ये सैलिसिलेट लीवर में मेटाबोलाइज होता है। बिस्मथ का मेटाबॉलिज्म बहुत मिनिमल होता है। इसके अलावा जो एंटी माइक्रोबियल की बात करें अगर हम, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में जो ड्रग्स होती हैं, इनका एक स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म होता है। जैसे कि अगर हम बात करें रिफैक्सिमिन, इसका मेटाबॉलिज्म बहुत मिनिमल होता है। मेट्रोनिडाज़ोल लीवर में एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज होती है। फ्लूरोक्विनोलोन्स का मेटाबॉलिज्म लिमिटेड होता है और ड्रग स्पेसिफिक डिफरेंसेस के साथ में। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास कुछ एडजॉर्बेंट्स हैं, ये तो मेटाबॉलाइज होंगे ही नहीं। ठीक है, प्रोबायोटिक्स, इन पे भी मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड ओके, एट द एंड हम बात करेंगे एक्सक्रीशन के बारे में। ठीक है, तो ड्रग बॉडी से किस रूट से निकलती है, इसको हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो एक्सक्रीशन वेरी करता है ड्रग की क्लासेस पे, तो हम वापस से बात करेंगे। मैं आपको क्लासेस भी बताऊंगा इसमें, जैसे कि एंटी मोर्टेलिटी ड्रग्स मैंने एक क्लास बताई, अब इसमें लोपेरामाइड आती है, डाइफेनॉक्सिलेट आती है। ठीक है, अब जो लोपेरामाइड के मेटाबोलाइट्स हैं, ये मेनली बाइल और फीसेस के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं। कुछ हिस्सा इनका क्या है कि यूरिन से भी निकल सकता है। उसके अलावा जो डाइफेनॉक्सिलेट मेटाबोलाइट्स होती है, इनके हैं यूरिन और फीसेस दोनों से एक्सक्रीट हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा एंटी सेक्रेटरी में आ जाओ, रेसिकेट्रोटिल और बिस्मथ कंपाउंड। रेसिकेट्रोटिल के मेटाबोलाइट्स मेनली यूरिन के थ्रू निकलते हैं, और बिस्मथ का जो मेजर हिस्सा ये फीसेस से निकलता है, जबकि एब्जॉर्ब सैलिसिलेट यूरिन से एक्सक्रीट होता है। उसके बाद एंटी माइक्रोबियल्स में हमारी एंटीबायोटिक्स आ गई ड्रग के अकॉर्डिंग, जैसे कि फ्लूरोक्विनोलोन्स, मेट्रोनिडाज़ोल, रिफैक्सिमिन। तो फ्लूरोक्विनोलोन मोस्टली रीनल एक्सक्रीशन होता है ड्रग स्पेसिफिक वेरिएशन की वजह से।
मेट्रोनिडाज़ोल ये भी फीसेस के तौर ये यूरिन के थ्रू, एंड रिफैक्सिमिन ये फीसेस के तौर पे। उसके बाद हमारे एड्जॉर्बेंट्स, बेसिकली ये एब्जॉर्ब ही नहीं होते हैं, तो डायरेक्ट स्टूल के थ्रू एक्सीट हो जाते हैं। इसके अलावा हमारे प्रोबायोटिक्स नेचुरल बाउल मूवमेंट के साथ स्टूल में एलिमिनेट हो जाते हैं, तो ये भी इस तरीके से स्टूल्स के थ्रू बाहर निकलते हैं। अभी हम बात करेंगे हाफ लाइफ और ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। हाफ लाइफ का मतलब होता है किसी ड्रग की प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन को आधा होने में लगने वाला समय। ठीक है, तो लोपेरामाइड बेसिकली 9 से 14 घंटे, डाइफेनॉक्सिलेट 2 से 4 घंटे, क्योंकि एक्टिव मेटाबोलाइट्स का इफेक्ट ज़्यादा देर तक रह सकता है। रेसेकैड्रोटिल पेरेंट ड्रग की हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, तो लेकिन एक्टिव मेटाबोलाइट थायोरफेन का इफ़ेक्ट जो है इफ़ेक्ट कई घंटों तक रह सकता है। बिस्मथ सब सैलिसिलेट की हाफ लाइफ डोज और रिनल फंक्शन पर डिपेंड करती है, तो इसलिए एंड ऐसे ही रिफैक्सिमिन या जो भी सारी चीज़ें हैं। तो मैनी एंटीडायरियल ड्रग्स एक्ट लोकली इन इंटेस्टाइन विद मिनिमल एब्जॉर्प्शन, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिमिट्स systemic effects, example loperamide, p-glycoprotein prevents CNS entry of some drugs, gut flora plays a role in some drug actions, renal and hepatic function affect drug clearance। ठीक है, खैर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के लिए हम थोड़ा सा साइड में चीज़ों को रखते हैं। एंड अगर हम बात करेंगे फैक्टिंग अफेक्टिंग फार्माकोकाइनेटिक्स, तो ऑब्वियसली लीवर डिजीजेस, रीनल डिसीज़ेज़, एज, काफ़ी चीज़ें। देखो लीवर डिजीज़ कैसे, लीवर का मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है जब लीवर को डिजीज़ होती है, इसकी वजह से ड्रग क्लियरेंस रिड्यूस हो सकता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ सकती है, डोज एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो जैसे लोपेरामाइड, कोडीन, ये सारी चीज़ें। रीनल डिजीज़ की बात करें, किडनी फंक्शन कम होने पर रेयरली तो रीनली जो एक्सीडेंट ड्रग्स होती हैं और उनके मेटाबोलाइट्स एक्यूमुलेट हो सकते हैं। ऐसे पेशेंट्स में रीनल फंक्शन के हिसाब से डोज एडजस्ट की ज़रूरत होती है। एज की बात करें तो बच्चे, लीवर और किडनी फंक्शन फुल्ली मैच्योर नहीं होते हैं, डिहाइड्रेशन का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। कई एंटी डायरियल ड्रग्स एज रेस्ट्रिक्शंस के साथ यूज़ की जाती हैं, जैसे एंटी मोटिलिटी ड्रग। एल्डरली पेशेंट्स की बात करें तो हिपैटिक और रीनल फंक्शन की फिजियोलॉजी रिड्यूस हो सकती है, ड्रग क्लियरेंस कम हो सकती है, एडवर्स इफेक्ट का रिस्क बढ़ जाता है। एंड ड्रग इंटरेक्शंस की बात करें तो ड्रग इंटरेक्शंस भी फार्माकोकाइनेटिक को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर सकती हैं। तो फर्स्टली एग्जांपल्स में लोपेरामाइड, पी ग्लाइकोप्रोटीन इनिबिटर जैसे क्विनिडीन या कुछ मैक्रोलेट्स, बेसिकली ये CNS एक्सपोजर बहुत बढ़ा सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा लोपेरामाइड के साथ में कोई स्ट्रॉन्ग CYP3A4 या CYP2C8 इनिबिटर्स लग गए तो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो सकती है। एड्जॉर्बेंट्स बेसिकली दूसरी ओरल ड्रग्स को बाइंड करके उनके एब्जॉर्प्शन कम कर सकते हैं, इसीलिए डोजिंग में टाइम गैप रखना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास और भी ड्रग इंटरेक्शंस हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया फैक्टर अफेक्टिंग। अभी हम इसमें बात करेंगे यूजर्स ऑफ एंटीडायरियल ड्रग्स के बारे में। तो बेसिकली अब तक हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को समझा, फ़िलहाल हम बात करेंगे इनके यूजर्स, साइड इफ़ेक्ट्स, प्रिकॉशंस, कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इन सारी चीज़ों पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एक बात हमेशा याद रखें आपकी, जो भी एंटीडायरियल ड्रग्स का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये डायरिया के सिम्टम्स को कंट्रोल करना और पेशेंट को डिहाइड्रेशन से बचाना होता है। लेकिन हर पेशेंट को एक ही ड्रग नहीं दी जा सकती है। ड्रग का जो सिलेक्शन है डायरिया के कॉज, ड्यूरेशन, सेवेरिटी और पेशेंट की एज और क्लिनिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। और फर्स्टली अगर हम इसके अब यूज़र्स की बात करें तो अलग अलग क्लिनिकल कंडीशंस में अलग अलग ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। हर कंडीशन में
अलग ड्रग क्लास का एक अलग रोल है, जैसे कि आपने मैकेनिज़्म में भी समझा। तो एक एनिमेटेड या फिर एक इमेज के तौर पे यहाँ पे मैंने ओवरऑल लगाया है, अगर आप चाहो तो इसको भी देख के समझ सकते हो। वरना हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। एक्यूट डायरिया, बेसिकली एक्यूट डायरिया वो होता है जो आमतौर पे 14 दिन से कम ड्यूरेशन का होता है और ज़्यादातर वायरल या सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट है ORS, ओरल रीहाइड्रेशन सॉल्यूशन, एडिक्वेट फ्लूइड रिप्लेसमेंट। कई बार जब ज़्यादा चीज़ें होती है तो नॉर्मल साइन, रिंगर लैक्टेट, ऐसे ड्रिप्स वगैरह भी लगाए जाते। अगर पेशेंट को सीवियर स्टूल फ्रीक्वेंसी या अर्जेंसी हो तो इन्वेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शंस का सस्पिशन अगर ना हो तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोपेरामाइड, रेसिकेट्रोटिल, बिस्मथ सबसैलिसिलेट ये मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। चाइल्ड में क्या होता है कि जो जिंक सप्लीमेंटेशन है, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट होती है, दैट्स वाई। क्रॉनिक डायरिया बेसिकली क्या है? क्रॉनिक डायरिया जनरली 4 वीक्स या उससे ज़्यादा ड्यूरेशन तक रहता है। इस कंडीशन में सिर्फ सिम्टम कंट्रोल नहीं होते हैं बल्कि जो भी अंडरलाइंग कॉज का ट्रीटमेंट है ये भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कॉमनली हम इसमें लोपेरामाइड या फिर बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स जैसे कि सबगोल वगैरह जो भी सिलेक्टेड पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम प्रीबायोटिक यूज़ करते हैं और डिजीज़ स्पेसिफिक थेरेपी जैसे कि इरिटेबल बाउल डिजीज़ में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ में, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, मैल एब्जॉर्प्शन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ठीक है, इनमें भी यूज़ करते हैं। अगर कॉज इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ है तो मेसालाजीन, सल्फासालाजीन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इम्यूनोसप्रेसेंट्स और बायोलॉजिकल एजेंट्स ये दवाइयाँ यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा द नेक्स्ट वन इज़ है ट्रैवलर्स डायरिया। ट्रैवलर्स डायरिया बेसिकली कंटामिनेटेड फूड या वाटर की वजह से होता है। तो माइल्ड केसेस में हम ORS, बिस्मथ सबसैलिसिलेट ये दे सकते हैं। मॉडरेट टू सीवियर केसेस में हमें रिफैक्सामिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ऑफ्लॉक्सासिन जहाँ रेजिस्टेंस लो हो और अप्रोप्रिएट हो वहीं देंगे। सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए हम लोपेरामाइड जब सिर्फ ब्लड डायरिया या हाई फीवर ना हो तब। इसके अलावा जो ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया है, देखो कई मेडिसिन्स डायरिया प्रोड्यूस कर सकती हैं जैसे कि एंटीबायोटिक्स, मेटफॉर्मिन, मैग्नीशियम कंटेनिंग एंटासिड्स, कीमोथेरेपी ड्रग्स, ये सारी चीज़ें। तो मैनेजमेंट में जो ऑफेंडिंग ड्रग को आइडेंटिफाई करना, ज़रूरत पड़े तो डोज एडजस्ट को रिप्लेस करना। प्रोबायोटिक बेसिकली स्पेशली एंटीबायोटिक एसोसिएटेड डायरिया हम तब देते हैं। लोपेरामाइड सिलेक्टेड केसेस में हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है सिक्रेटरी डायरिया। देखो सिक्रेटरी डायरिया में इंटेस्टाइन एक्सेसिव वाटर और इलेक्ट्रोलाइट सिक्रेट करता है। एग्जांपल के तौर पे कॉलेरा या फिर एंडोक्राइन ट्यूमर्स, VIPoma जो है। कुछ पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशंस में यहाँ पे हम जो ड्रग्स यूज़ करेंगे वो रेसिकेट्रोटिल या ऑक्ट्रियोटाइड, स्पेशली हार्मोन मेडिएटेड जो सिक्रेटेड डायरिया होती है उसमें ऑक्ट्रियोटाइड हम यूज़ करते हैं। ORS या IV फ्लूइड्स भी काफ़ी होंगे और कॉज स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल थेरेपी ले सकते हैं अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट हो तब। इसके अलावा जो एडजंक्ट विद माइक्रोबियल थेरेपी, बेसिकली कई बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस में एंटीबायोटिक्स प्राइमरी ट्रीटमेंट होती हैं। लेकिन क्या है, सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली सपोर्टिव एंटीडायरियल थेरेपी भी दी जा सकती है। एग्जांपल के तौर पे ORS, प्रोबायोटिक्स, रेसिकेट्रोटिल, सिलेक्टेड पेशेंट्स में लोपेरामाइड अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तब। अब बेसिकली ये ड्रग्स एंटीबायोटिक का रिप्लेसमेंट नहीं करती हैं बल्कि थोड़ा सा एडजंक्टिव जो थेरेपी के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे इनके एडवर्स इफ़ेक्ट के बारे में या फिर साइड इफ़ेक्ट के बारे में। देखो ये ड्रग्स के कुछ अनवांटेड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि पहला है कॉन्स्टिपेशन, सबसे कॉमन इफ़ेक्ट।
स्पेशली लोपेरामाइड या डाइफेनॉक्सिलेट। देखो ये क्या करती है, आपको पता है मैकेनिज्म में कि इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बहुत ज़्यादा स्लो कर देती है। इस वजह से क्या होता है, वाटर का अब्जॉर्प्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है एंड स्टूल थोड़ा सा हार्ड या कॉन्स्टिपेशन वाली सिचुएशन आ जाती है। इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन या फिर ब्लोटिंग, मोटिलिटी स्लो होने की वजह से इंटेस्टाइन में गैस एक्यूमुलेट हो सकती है। तो सिम्टम्स में पेट फूलना या हैवीनेस या डिस्कम्फर्ट, ये भी चीज़ें आ सकती हैं। नोज़िया एंड वॉमिटिंग की बात करें, कुछ पेशेंट्स में ट्रीटमेंट के टाइम पे नोज़िया या वॉमिटिंग डेवलप हो सकता है। तो ये ड्रग रिलेटेड भी हो सकता है या अंडरलाइंग डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है, इसमें हम ऐसे कह नहीं सकते हैं। एंड इसके अलावा CNS इफ़ेक्ट्स जो है मेनली ओपियोइड डेरिवेटिव्स के साथ में डाइफेनॉक्सिलेट या कोडीन। पॉसिबल इफेक्ट क्या है कि ड्राउजीनेस या बहुत डिजीनेस, सेडेशन, मेंटल कन्फ्यूजन, ये सारी चीज़ें। तो लोपेरामाइड थेरापेउटिक डोज पर ब्लड ब्रेन बैरियर में बहुत कम एंटर करता है, इसीलिए CNS इफ़ेक्ट्स बेसिकली लोपेरामाइड कंपैरेटिवली कम होते हैं, आप कह सकते हैं। ठीक है। एंड देन आखिरी है टॉक्सिक मेगाकोलन। देखो ये एक बहुत रेयर बट एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है। अगर इन्वेसिव बैक्टीरियल डायरिया या सीवियर इन्फ्लामेशन बाउल डिजीज़ में एंटी मोटिलिटी ड्रग्स दे दी जाए तो इंटेस्टाइन की जो मूवमेंट बहुत स्लो हो सकती है। अब इसकी वजह से क्या होता है, कोलन एबनॉर्मल तरीके से डायलेट हो जाता है। ठीक है। एंड सिम्टम्स के तौर पर बात करें तो सीवियर एब्डोमिनल डिस्टेंशन, हाई फीवर, सीवियर पेन, टैकीकार्डिया, शॉक, थोड़े एडवांस केसेस में शॉक हो सकता है। इसीलिए ब्लडी डायरिया, सीवियर कोलाइटिस और टॉक्सिक कोलाइटिस में एंटी मोटिलिटी ड्रग्स को बेसिकली अवॉइड करते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें ब्लैक स्टूल्स, बेसिकली ये साइड इफ़ेक्ट स्पेशली बिस्मथ सब सैलिसिलेट के साथ में देखा जाता है। तो बिस्मथ सल्फ़र के साथ में रिएक्ट करके क्या करता है, बिस्मथ सल्फाइड बनाता है, जिसकी वजह से स्टूल का कलर ब्लैक हो सकता है। बेसिकली ये जनरली हार्मलेस होता है, लेकिन इसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग से डिफरेंशिएट करना ज़रूरी है। थोड़ी एलर्जिक रिएक्शंस की बात कर ले रहे हैं। कुछ पेशेंट्स में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती हैं। एग्जांपल के तौर पे सिम्टम्स आते हैं स्किन रैश, इचिंग, अर्टिकेरिया, स्वेलिंग और बहुत रेयरली एनाफिलैक्सिस। ठीक है। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बेसिकली ये यूजुअली डायरिया की वजह से होता है, लेकिन अगर पेशेंट सिर्फ एंटी डायरियल ड्रग्स लेता है और प्रॉपर रीहाइड्रेशन ना करे तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस परसिस्ट या और वर्जन हो सकता है। तो कॉमन एबनॉर्मलिटीज़ क्या हैं कि हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। एसिडोसिस बेसिकली डायरिया का एक सीवियर केसेस में आता है। तो दैट्स इट। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रिकॉशंस। मीन्स कि एंटी डायरियल ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते वक्त कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रिकॉशंस के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है कि आइडेंटिफाई एंड ट्रीट द कॉज, रिहाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पे क्या चीज़ों को देखना पड़ेगा। बच्चों के लिए लीवर या किडनी वाले पेशेंट्स में ड्रग इंटरेक्शंस या कब आपको इन दवाओं को रोकना है और कब हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, ये सारी चीज़ें। तो ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे प्रिकॉशंस बताऊँगा। तो सबसे पहले रीहाइड्रेशन इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। कभी भी सिर्फ एंटी डायरियल ड्रग्स देकर हम ट्रीटमेंट कंप्लीट नहीं होता है। पेशेंट को ORS, फ्लूइड्स या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है और ज़रूर देना चाहिए। इसके अलावा कॉज को आइडेंटिफाई करना, ठीक है। ड्रग देने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि डायरिया जो है वो वायरल है, बैक्टीरियल है, प्रोटोजोवल है, ड्रग इंड्यूस्ड है, इरिटेबल बाउल, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से है, या फिर
कॉजेज़ के हिसाब से ट्रीटमेंट बेसिकली सिलेक्ट किया जाता है। अगला हम सोच सकते हैं कि जैसे कि एंटीबायोटिक्स का इरेशनल यूज़ अवॉइड करें। हर लूज़ मोशंस में एंटीबायोटिक देना गलत है। इससे क्या होता है कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो सकता है, हमारे गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो सकती है, और क्लॉस्ट्रीडायोड्स डेफिशिएंट इन्फेक्शन का रिस्क बेसिकली बढ़ सकता है। ओपियोइड मोटिलिटी ड्रग्स को बहुत केयरफुली यूज़ करना होता है। इन्वेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन या डायसेंट्री में अवॉइड करना होता है। बच्चों में थोड़ा सावधानी पूर्वक, क्योंकि बच्चों में एंटी मोटिलिटी ड्रग का रूटीन यूज़ रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। ठीक है। चिल्ड्रन मेन फोकस होना चाहिए ORS, जिंक, न्यूट्रिशन और जो कॉज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसके लिए। एल्डरली पेशेंट्स की बात करें तो डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। रीनल और हेपेटिक फंक्शन भी रिड्यूस हो सकती है। डोज और मॉनिटरिंग पर ध्यान देना बेसिकली ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम प्रेगनेंसी या लैक्टेटेड मदर्स की बात करें, ड्रग का सिलेक्शन केयरफुली करना चाहिए। सिर्फ वही मेडिसिन यूज़ करनी चाहिए जिनकी सेफ्टी प्रोफाइल इस्टेब्लिश्ड हो और डॉक्टर रिकमेंड करे। हाइड्रेशन और न्यूट्रिशन कंटिन्यू रखना चाहिए। पेशेंट को फास्टिंग करवाना जनरली सही अप्रोच नहीं है। सॉफ्ट इजीली डाइजेस्टेबल डाइट और एडिक्वेट फ्रूट्स रूटीन रखना चाहिए। तो कुछ अभी हम बात करेंगे इनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के बारे में। तो कुछ सिचुएशंस में एंटीडायरियल ड्रग्स लेना डेंजरस हो सकता है, जैसे कि एक्यूट डायसेंट्री। इसमें ब्लड इन स्टूल, हाई फीवर, सीवियर एब्डोमिनल पेन, इस कंडीशन में एंटी मोटिलिटी ड्रग्स जनरली अवॉइड की जाती हैं। सीवियर इन्फेक्शियस डायरिया, अगर इन्वेसिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन का सस्पिशन है तो एग्जांपल के तौर पर शिगेला, साल्मोनेला, एंटेरोहेमरेजिक इकोलाई या फिर जो इकोलाई हमारी है, तो एंटी मोटिलिटी ड्रग्स से पैथोजेंस और टॉक्सिन्स इंटेस्टाइन में ज़्यादा देर तक रुक सकते हैं, इसीलिए इनका रूटीन यूज़ अवॉइड किया जाता है। इसके अलावा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर इंटेस्टाइन ऑलरेडी ऑब्स्ट्रक्टेड है तो मोटिलिटी और स्लो करना डेंजरस हो सकता है। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकता है। इसके अलावा सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस, ऐसे पेशेंट्स में एंटी मोटिलिटी ड्रग्स बेसिकली टॉक्सिक मेगाकोलन का रिस्क बढ़ा सकती हैं, तो यहाँ भी थोड़ा सोच समझ के देना चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी, जिस पेशेंट को किसी ड्रग से एलर्जी हो उस ड्रग को दोबारा नहीं देना चाहिए, वरना वो एलर्जिक रिएक्शंस वापस से बढ़ जाएंगे और उसके लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी। तो इसके अलावा अगर हम चिल्ड्रंस की बात करें, स्पेशली इन्फेंट्स, पर्टिकुलरली वेरी यंग चिल्ड्रन में लोपेरामाइड, डाइफेनॉक्सिलेट का यूज़ बेसिकली एज स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस के हिसाब से ही किया जाना चाहिए। रूटीन सेल्फ मेडिकेशन अवॉइड करनी चाहिए। एंड ओवरऑल सीवियर डिहाइड्रेशन विद शॉक, ऐसे पेशेंट्स में पहले IV फ्लूइड्स, इलेक्ट्रोलाइट करेक्शन, हीमोडायनेमिक स्टेबलाइजेशन किया जाता है। सिर्फ एंटीडायरियल ड्रग देना सफिशिएंट बेसिकली नहीं होता। तो अगर हम ओवरऑल इस लेक्चर की समरी के बारे में बात करें, या हमने इस क्लास में क्या क्या देखा, तो हमने इस क्लास में आज फार्माकोकाइनेटिक्स को समझा। उसके बाद हमने बात किया इसके यूजेस, साइड इफ़ेक्ट, प्रिकॉशन, कॉन्ट्राइंडिकेशन। एंटीडायरियल ड्रग्स का यूज़ बेसिकली एक्यूट डायरिया, क्रोनिक डायरिया, ट्रैवलर्स डायरिया, ड्रग इंड्यूस्ड डायरिया, सिक्रेटरी डायरिया और सिक्रेटेड इन्फेक्शंस, सिलेक्टेड इन्फेक्शंस वाले डायरिया में एडजेंटिव थेरेपी के रूप में भी किया जाता है। तो इन ड्रग्स के कॉमन एडवर्स इफ़ेक्ट में कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लोटिंग, नाउजिया, वॉमिटिंग, CNS इफ़ेक्ट, ब्लैक स्टूल्स, बिस्मत की वजह से भी मैंने बताया, एलर्जिक रिएक्शंस या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस शामिल हैं। रेयर केसेस में जो भी टॉक्सिक मेगाकोलन जैसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमेशा रिहाइड्रेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए और ड्रग का सिलेक्शन डायरिया के कॉज के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। एक्यूट डायसेंट्री,
सीवियर इन्फेक्शियस डायरिया, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सीवियर अल्सरेटिव कोलाइटिस, नॉन हाइपर सेंसिटिविटी और कुछ पीडियाट्रिक पेशेंट्स में एंटी मोटिलिटी ड्रग का यूज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड या बहुत केयरफुली किया जाता है। अप्रोप्रिएट पेशेंट सिलेक्शन और प्रॉपर प्रिकॉशंस ही एंटी डायरियल थेरेपी का को सेफ़ और एक इफ़ेक्टिव बनाते हैं। तो ये ओवरऑल आपका चैप्टर यहीं तक कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक आएगा वो हम नेक्स्ट क्लास में उसका इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। बाकी इस क्लास में यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे तब से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।